हाय फ्रेंड्स, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स, सिंपल माइक्रोस्कोप। और हम इस रे ऑप्टिक्स के आखिरी पड़ाव के ऊपर, आखिरी लास्ट स्टेजेस में हैं। अभी लास्ट टॉपिक है ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। इस पे हम पढ़ेंगे, हम पढ़ने वाले हैं इसमें सिंपल माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप एंड टेलीस्कोप। मैं डायरेक्ट एकदम से टॉपिक के ऊपर नहीं आऊँगा क्योंकि मुझे लग रहा है कि थोड़ा प्री रिक्विजिट कुछ प्रीवियस नॉलेज ज़रूर होना चाहिए, नहीं तो पूरा टॉपिक पढ़ा दिया जाएगा और बच्चे को समझ में नहीं आएगा कि ये हो क्या रहा है। तो अब देखो ज़रा उसके लिए कौन कौन से नए टॉपिक्स हमें चाहिए, ज़रा आप लोग थोड़ा ध्यान से यहाँ देखें। सिंपल माइक्रोस्कोप, सबसे पहले तो माइक्रोस्कोप का मतलब समझा दूँ, इसका मतलब है क्या। माइक्रो मीन्स माइक्रो साइज ऑब्जेक्ट्स, माइक्रोब्स या माइक्रो साइज ऑब्जेक्ट्स, बहुत ही जो नेकेड आइज हम देख नहीं सकते। और स्कोप यानी देखना। तो माइक्रोस्कोप का मतलब हुआ कि वो डिवाइस जो हम यूज करते हैं टू सी क्लियरली वेरी स्मॉल ऑब्जेक्ट्स, माइक्रो साइज ऑब्जेक्ट्स। माइक्रो साइज यानी वेरी स्मॉल ऑब्जेक्ट्स जो नेकेड आई से नहीं देखे जा सकते, उनको देखने के लिए जो हम इलेक्ट्रिकल या ऑप्टिकल डिवाइस यूज करते हैं उसको हम कहते हैं माइक्रोस्कोप। अब यहाँ इसको समझने के लिए प्रॉपरली, वैसे तो आप क्या है कि सीधे यार डेफिनेशन लिखवाओ, हाँ ये डेफिनेशन ऐसी होती है बच्चों रट लो, और ये डेफिनेशन होती है ऐसा रट लो, और ये देखो बेटा ये डेरिवेशन रट लो। तो मज़ा नहीं आता जब तक कॉन्सेप्ट्स क्लियर ना हो। मुझे पढ़ाने में मज़ा नहीं आता बच्चों को। तो क्या कि बस यार ये पोटेंशियल की डेफिनेशन ये होती है, कहाँ से आई डेफिनेशन, क्यों आई, रट लो। तो ये मुझे पढ़ाने में ऐसा मज़ा नहीं आता जब तक मैं कॉन्सेप्ट बच्चे के दिमाग में ना डाल दूँ, तो बच्चे को फील ही नहीं आती। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको इसमें फील आए, आप साथ साथ इन्वॉल्व हो जाएं, तो देखिए ये टॉपिक हमें समझना जरूरी है इसके पहले कि हम माइक्रोस्कोप में एंटर करें। कौन से टॉपिक्स? नंबर 1 स्ट्रक्चर ऑफ द आई। हाँ, आप क्लास 10th में पढ़ चुके हैं, ये पहले क्लास 12th में भी था, डिटेल्ड में था, लेकिन अब ये क्लास 12 के सिलेबस से स्ट्रक्चर ऑफ द आई निकल चुका है। लेकिन हमें तो मालूम होना चाहिए, नहीं तो हमें लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन क्या होता है और स्ट्रेंड आई कब हो जाती है पता नहीं चलता। उसके बाद लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, ये मैं आपको समझाऊंगा। वर्चुअल ऑब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट क्या है ये आप ऑलरेडी जानते हैं। विजुअल एंगल क्या होता है इसके बारे में मैं समझाऊंगा। ये विजुअल एंगल वो होता है जो हमें, जिससे हमें पता चलता है कि ऑब्जेक्ट हम जो देख रहे हैं कितना बड़ा कितना छोटा है, ये उसका बिगनेस की या उसकी स्मॉलनेस की, ये जो परसेप्शन है, हाउ बिग द ऑब्जेक्ट इज, उसकी परसेप्शन हमें इस विजुअल एंगल से आती है। ठीक, ये समझाऊंगा आपको मैं डिटेल में। तो सबसे पहले देखिए मैं शुरू कर रहा हूँ यहाँ पर स्ट्रक्चर ऑफ द आई। सब जानते हैं ये, देखो ये आई के सामने एक लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस होता है ये, और ये कॉन्वेक्स लेंस प्रोटीन्स का बना होता है, ट्रांसपेरेंट प्रोटीन्स का बना होता है, और ये कुछ मसल्स के बीच में सस्पेंडेड होता है। इट इज हेल्ड एंड सस्पेंडेड इन बिटवीन सम मसल्स। इन मसल्स को हम कहते हैं सिलियरी मसल्स। और ये एक स्फेरिकल कैविटी के अंदर होता है ये कॉन्वेक्स लेंस। इट इज हेल्ड इन बिटवीन द सिलियरी मसल्स। कहाँ पर सस्पेंडेड होता है ये? इन अ स्फेरिकल कैविटी मेड ऑफ बोन्स। बोन्स की एक स्फेरिकल कैविटी होती है, और यहाँ पर कुछ लिक्विड वगैरह होते हैं, इनको हम कहते हैं, यहाँ पर भी कुछ लिक्विड होता है, ये एक्वस ह्यूमर कहलाता है, यहाँ पर भी कुछ लिक्विड होता है, वो विट्रियस ह्यूमर कहलाता है। इतना डिटेल में मुझे जाने की जरूरत नहीं। ये कुछ ऑप्टिक नर्व्स हैं, यहाँ से सिग्नल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मीन्स फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के थ्रू सिग्नल जाता है, यहाँ पर ब्रेन में जाता है। ये वो उसने डिटेल में समझाने की मुझे ज़रूरत नहीं। ये जो बैक पोर्शन है इस कैविटी का, इस बैक पोर्शन को हम कहते हैं रेटिना ऑफ द आई। ऑब्जेक्ट की इमेज इसी रेटिना के ऊपर बनती है, और लाइट जब रेटिना के ऊपर बनती है तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है, कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं रॉड्स एंड कॉन्स के फॉर्म में, वहाँ से इलेक्ट्रॉन्स एमिट होते हैं, और ये इलेक्ट्रॉन्स अल्टरनेटिंग करंट के फॉर्म में ऑप्टिक नर्व्स के थ्रू हमारे ब्रेन के एक सेंटर में पहुंचते हैं। इतना छोटा सा सेंटर होता है 1 क्यूबिक सेंटीमीटर का, वहाँ हमें परसेप्शन ऑफ साइट होता है। ब्रेन ऑर्डर देता है कि जो आपने देखा उसको आप महसूस करिए। ओके, ये सिलियरी मसल्स है। सिलियरी मसल्स इस लेंस के ऊपर प्रेशर भी डालती हैं और रिलैक्स भी कर देती हैं। जब सिलियरी मसल्स रिलैक्स्ड होती हैं तो इसके ऊपर प्रेशर लेंस के ऊपर बहुत कम होता है, लेंस की थिकनेस कम हो जाती है, इसकी लेंथ बढ़ जाती है, इसकी पावर मिनिमम होती है, इसकी फोकल लेंथ मैक्सिमम होती है। पावर ऑफ लेंस भी मालूम होना चाहिए। अब इसके सामने एक ट्रांसपेरेंट एक लेयर होती है, ट्रांसपेरेंट लेयर कहलाती है कॉर्निया। और ये सिलियरी मसल्स का जो फ्रंट पोर्शन होता है ये होता है आइरिस। हम जब धूप में जाते हैं तो आइरिस एक्सपैंड होती है और इस सिलियर आइरिस जो है आई की ओपनिंग को थोड़ा कम कर देती है। तो ये जो ओपनिंग दिखाई दे रही है, जो काला काला सा धब्बा होता है आपकी आई के अंदर, एक ब्राउन स्पॉट होता है सर्कुलर
किसी का ब्राउन होता है, किसी का ब्लू होता है, किसी का ग्रीन होता है, और उसके बीचों बीच एक ब्लैक स्पॉट होता है। ये ब्लैक स्पॉट यहाँ जितनी भी लाइट आती है वो एब्जॉर्ब हो जाती है, इसलिए ब्लैक दिखाई देता है। वो छोटी सी इसको पुतली कहते हैं या प्यूपिल ऑफ द आई कहते हैं। ये लेयर कॉर्निया कहलाती है। आइरिस एक्सपैंड होगी तो हमारा प्यूपिल का साइज कम हो जाएगा। धूप में जाते हैं तो एकदम से तेज धूप आती है तो हमारी आइज डैमेज ना हो जाए, तो आइरिस थोड़ा उसको कवर करके फिर उसके अमाउंट ऑफ लाइट जो अंदर आ रही है उसको रेस्ट्रिक्ट करती है। ओके, तो ये मैंने आपको थोड़ा इसके बारे में बताया, स्ट्रक्चर ऑफ द आई। जब ये सिलियरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होती हैं तो प्यूपिल का साइज खुल जाता है, और जब ये सिलियरी मसल्स स्ट्रेंड होती हैं तो लेंस के ऊपर प्रेशर डालती हैं, तो लेंस की थिकनेस बढ़ जाती है, इसका एपर्चर कम हो जाता है, इसकी थिकनेस बढ़ जाती है, उसकी पावर बढ़ जाती है, फोकल लेंथ कम हो जाती है। तो इस लेंस की फोकल लेंथ फिक्स्ड नहीं है, इसकी फोकल लेंथ एडजस्टेबल होती है, और ये सिलियरी मसल्स के एक्शन से होती है। ओके, सिलियरी मसल्स प्रेशर डालेंगी तो लेंस की फोकल लेंथ कम हो जाएगी, पावर बढ़ जाएगी, और ये रिलैक्स होंगी तो ये लेंस की एपर्चर बढ़ जाएगा, थिन हो जाएगा। ओके, अब यहां देखिए ये एक ऑब्जेक्ट है। अगर ऑब्जेक्ट दूर होता है, अब जरा यहां ध्यान से देखना, इंपॉर्टेंट है ये आगे के लिए ताकि आपको समझ में आए हर चीज प्रॉपरली। अगर ऑब्जेक्ट होता है दूर तो अब ये सिलियरी मसल्स को बहुत ज्यादा एंगल से, इस रे ऑफ लाइट को बहुत ज्यादा एंगल से डिविएट नहीं करना होता, स्मॉल एंगल से डिविएट करना होता, मतलब लेंस की पावर कम होती है। अब ये यहां से इसमें थोड़ा डिविएशन आता है कॉन्वेक्स लेंस से, ये इस ऑब्जेक्ट की इमेज रेटिना के ऊपर बन जाती है और ऑब्जेक्ट हमें दिखाई देने लगता है। लेकिन जैसे जैसे ऑब्जेक्ट हम दूर से नजदीक लाते जाते हैं तो अब ये डिस्टेंस तो फिक्स है बिटवीन द लेंस एंड द रेटिना ऑफ द आई। तो अब क्या होगा, ये इस इमेज को, ऑब्जेक्ट की इमेज को रेटिना के ऊपर एडजस्ट करने के लिए लेंस के ऊपर ये सिलियरी मसल्स क्या करती हैं, प्रेशर डालती हैं। सिलियरी मसल्स स्ट्रेंड हो जाती हैं तो प्रेशर डालती हैं, प्रेशर डालती हैं तो लेंस की जो एपर्चर है वो कम हो जाता है, उसकी थिकनेस बढ़ जाती है, उसकी फोकल लेंथ कम हो जाती है, उसकी पावर बढ़ जाती है, पावर ऑफ डिविएशन। तो जब ऑब्जेक्ट पास होगा तो देखो कितने ज्यादा एंगल से इसको रे ऑफ लाइट को डिविएट करना पड़ रहा है, पावर ऑफ डिविएशन इसकी यहां बढ़ जाती है जब ऑब्जेक्ट नजदीक होता है। तो ये एक्शन है आई की। तो ऑब्जेक्ट दूर हो, जब ऑब्जेक्ट दूर होता है तो उसकी इमेज रेटिना के ऊपर बनती है, ऑब्जेक्ट नजदीक होता है तब भी उसकी इमेज रेटिना के ऊपर बनती है, और ये सब होता है बाय द एक्शन ऑफ सिलियरी मसल्स। तो वेदर द ऑब्जेक्ट इज फार अवे फ्रॉम द आई और द ऑब्जेक्ट इज वेरी क्लोज टू द आई, इट्स इमेज इज ऑलवेज एडजस्टेड ऑन द रेटिना ऑफ द आई, and this ability of the eye lens with the help of ciliary muscles is called its power of accommodation। इसी पावर ऑफ एकोमोडेशन से हम डिस्टेंट ऑब्जेक्ट को भी देख पाते हैं। इवन अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी के ऊपर है, स्टार्स रात को जो दिखते हैं वो काफ़ी थाउजेंड्स ऑफ लैक्स ऑफ लाइट ईयर होते हैं, वो हमें नेकेड आई से दिख जाते हैं। तो इट इज ऑल पॉसिबल बिकॉज ऑफ दिस पावर ऑफ एकोमोडेशन एंड दिस एक्शन ऑफ सिलियरी मसल्स। सिलियरी मसल्स रिलैक्स्ड होंगी तो लेंस की फोकल लेंथ मैक्सिमम होगी, पावर मिनिमम होगी, आई के ऊपर कोई स्ट्रेन नहीं आएगा। ऑब्जेक्ट नजदीक आएगा तो अब इस रे ऑफ लाइट को ग्रेटर एंगल से इस लेंस को डेविएट करना पड़ेगा। तो ये सब सिलियरी मसल्स की हेल्प से होता है। अब सवाल ये होता है कि कितने नजदीक तक हम ऑब्जेक्ट को क्लियरली लाकर देख सकते हैं आई के साथ। तो देखो, एक वो पॉइंट आई से जहां पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ होता है और इस तरह के वहां पर रखा हुआ ऑब्जेक्ट हमें क्लियरली दिखाई देता है, नियरेस्ट पॉइंट होता है ये आई के, इसको कहते हैं नियर पॉइंट। अगर ऑब्जेक्ट इस नियर पॉइंट से दूर होगा तो वो क्लियरली दिखाई देगा। अगर इस नियर पॉइंट से ऑब्जेक्ट नजदीक होगा आई के तो अब उसकी इमेज रेटिना के ऊपर बनने के बजाय पीछे बनेगी। कहने का मतलब ये कि नाउ वी वॉन्ट बी एबल टू सी क्लियरली द ऑब्जेक्ट। तो ये नियर पॉइंट का इस आई से जो डिस्टेंस होता है, ये डिस्टेंस कहलाता है लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन कहलाता है ये, इसको कैपिटल डी से डिनोट करते हैं। और नॉर्मल हेल्दी आई के लिए इसकी जो लेंथ होती है, इसका जो डिस्टेंस होता है आई से, वो होता है 25 सेंटीमीटर। तो ये था मीन्स इन जनरल द एक्शन ऑफ द आई, द स्ट्रक्चर ऑफ द आई एंड द एक्शन ऑफ द आई। अब ये बचाए कि ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट क्या होता है, ये आप अच्छी तरह जानते हैं। ये विजुअल एंगल क्या होता है, अब मैं आपको थोड़ा विजुअल एंगल के बारे में बताता हूँ। आप इसको रिवाइंड कर लेना या इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, फिर आपको मैं विजुअल एंगल क्या होता है इसके बारे में बता रहा हूँ। इसका आप एक स्क्रीनशॉट जल्दी से फटाफट ले लो। अपन आते हैं इसके बाद विजुअल एंगल के ऊपर। व्हाट इज विजुअल एंगल? बहुत ही प्रैक्टिकल चीजें हैं आज की, बहुत ही हम अपने डे टू डे लाइफ में जो एक्सपीरियंस करते हैं सब उसी के ऊपर बेस्ड।
कोई बहुत ही रॉकेट साइंस की बात नहीं हो रही, बड़ी सिस्टमेटिक डे टू डे ऑब्जर्वेशन ऑफ लाइफ की बात हो रही है। तो बिल्कुल इन्वॉल्व रहना, हर चीज़ समझ में आसानी से आएगी, बहुत आसान हो जाएगा। ये भी आसान ही नहीं हो जाएगा, बल्कि अगर से कोई चीज़ समझ में आने लगती है ना तो हमें उसमें मज़ा आने लगता है। तो मैं चाहता हूँ कि इन्वॉल्व हो, समझो ध्यान से, उसको एंजॉय करो। ओके, ठीक। देखो, विजुअल एंगल समझाने के लिए पहले तो सिंपल यार, इसका एक विजुअल एंगल का मैं डायग्राम ड्रॉ कर दूं आपका। विजुअल एंगल, विजुअल एंगल, एंगल है भाई ये। तो ये देखो मैंने बना दी ह्यूमन आई, ये ह्यूमन आई, ये कॉर्निया, ठीक। ये इसके सामने कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, यहां पर मैंने रख दिया एक ऑब्जेक्ट, ठीक। ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। तो कोई ऑब्जेक्ट आई के ऊपर जो एंगल बनाता है, जैसे एंगल अल्फा हो गया ये, तो एंगल सबटेंडेड बाय एन ऑब्जेक्ट एट द आई इज कॉल्ड विजुअल एंगल। एंगल सबटेंडेड बाय एन ऑब्जेक्ट एट द आई इज कॉल्ड विजुअल एंगल। अच्छा, अब जब ऑब्जेक्ट नजदीक होगा तो ये विजुअल एंगल की वैल्यू ज्यादा होगी। क्या होगा जब ऑब्जेक्ट को पीछे ले जाए? देखो ऑब्जेक्ट को पीछे ले जाते हैं, यहां थोड़ा पीछे ले गए ऑब्जेक्ट को, होपफुली सबको दिख रहा होगा ये मैं ऑब्जेक्ट को थोड़ा पीछे ले गया। तो अब आप देखना कि अब विजुअल एंगल के ऊपर इसका इफेक्ट क्या हुआ। ये देखो दिख रहा है ना आपको क्लियरली कि अब विजुअल एंगल की वैल्यू थोड़ी सी कम हो गई, ये इसकी वैल्यू कम हो गई थोड़ी सी। ये देखिए अब ये एंगल क्या हो गया, इसको मान लो अल्फा, इसको मान लो बीटा, ये बीटा हो गया। तो अब यहां समझने वाली बात, जब ऑब्जेक्ट नजदीक होता है आई के तो विजुअल एंगल बड़ा होता है, जब ऑब्जेक्ट दूर होता है आई से तो विजुअल एंगल की वैल्यू छोटी हो जाती है। जितना दूर आप इस ऑब्जेक्ट को लेते जाओगे विजुअल एंगल की वैल्यू उतनी कम होती चली जाएगी। ध्यान से समझो दोबारा, ऑब्जेक्ट नजदीक होगा तो विजुअल एंगल बढ़ा हुआ होगा, ऑब्जेक्ट दूर होगा तो विजुअल एंगल की वैल्यू कम होती चली जाएगी। तो हमें किसी ऑब्जेक्ट का जो साइज दिखाई देता है वो साइज डिपेंड करता है उस ऑब्जेक्ट ने आई के ऊपर विजुअल एंगल कितना बनाया। अब आप एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करिए, सिंपल एक्सपेरिमेंट, कॉपी पेन सबके पास ऑलरेडी है, अपने पेन उठाइए और इस पेन को अपने से थोड़ा दूर रखिए। तो आपको थोड़ा सा छोटा लग रहा होगा, आप बिल्कुल एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। अब धीरे धीरे आप इस पेन को अपने आंखों के नज़दीक लेके आइए। तो जब आप, मैं ऐसा करूँ ताकि आपको थोड़ी फील आए डायग्राम के जैसे, तो जब आप आई के नज़दीक करके देखो, ये आप आई के नज़दीक पेन लाओगे तो अब पेन का साइज धीरे धीरे बढ़ता चला जा रहा है। बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि अगर आप इस आई खिड़की के सामने अगर बैठे हो बाय द वे, तो आप देखो कोई टॉल बिल्डिंग दिखाई दे रही है आपके सामने या कोई टॉल ट्री, तो आपका पेन आपको उस ट्री से भी ज़्यादा टॉलर दिखाई दे रहा है। करके देखो, नज़दीक ले जाओ पेन को अपने आई के और कंपेयर करो इसकी हाइट आपको जो महसूस हो रही है किसी ट्री से या किसी बिल्डिंग से। तो बिल्डिंग दूर होगी तो साइज तीसरी छोटी दिखाई देगी, ट्री दूर होगा छोटा सा दिखाई देगा। स्टार्स जो हमारे सन से लाखों गुना बड़े होते हैं, लाखों गुना बड़े स्टार्स, वो पॉइंट साइज के दिखाई देते हैं क्योंकि इतने दूर होते हैं, उनका विजुअल एंगल कम हो जाता है, उनका साइज रिड्यूस हो जाता है। ये सिंपल सा ऑब्जर्वेशन, होपफुली कि सबको समझ में आ गया होगा। और यही खेल है पूरा इन्वॉल्व होता है किसमें, सिंपल या माइक्रोस्कोप में, यही खेल इन्वॉल्व होता है। तो हम ऑब्जेक्ट को जितना नज़दीक लाएंगे, अब छोटे ऑब्जेक्ट हैं उनको हमें देखना है तो क्या करना पड़ेगा, नज़दीक ले आओ। नज़दीक लाने से क्या होगा, विजुअल एंगल बढ़ जाएगा, विजुअल एंगल बढ़ने से क्या होगा, उसका साइज बढ़ जाएगा, साइज बढ़ेगा तो क्या होगा, हमें ठीक से दिखाई दे सकता है। तो ऑब्जेक्ट को नज़दीक लाते हैं तो उसका विजुअल एंगल बढ़ता जाता है, उसका साइज हमारे लिए बढ़ा हुआ हमें दिखाई देता है। लेकिन अब एक लिमिट आ जाती है, जब आप ऑब्जेक्ट को लाते हैं एट ए डिस्टेंस ऑफ 25 सेंटीमीटर, यानी जब लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन के ऊपर ऑब्जेक्ट आ जाता है यहाँ, तो अब आप उसको और नज़दीक नहीं ला सकते, क्योंकि जब आप और नज़दीक लाएंगे तब क्या होगा मालूम है, जब आप उसको और नज़दीक लाएंगे तो उसकी इमेज धुंधली हो जाएगी। आप ऑब्जेक्ट को नज़दीक लाते जाओ, एक लिमिट ऐसी आएगी कि ऑब्जेक्ट आप और नज़दीक लाओगे तो उसकी इमेज धुंधली हो जाएगी। करके देख लो ये। तो आप कितने नज़दीक तक किसी ऑब्जेक्ट को अपने ला सकते हो, 25 सेंटीमीटर हेल्दी आई के लिए है ये। 25 सेंटीमीटर तक नज़दीक होगा तो ऑब्जेक्ट क्लियरली दिखाई देगा, उससे और नज़दीक आएगा तो वो उसकी इमेज ब्लर्ड हो जाएगी। तो कहने का मतलब ये कि हेल्दी आई का जो नियर पॉइंट होता है वो हमारी आई से 25 सेंटीमीटर के डिस्टेंस के ऊपर होता है। चलिए अब हम आते हैं
माइक्रोस्कोप के ऊपर। तो लिखो सिंपल माइक्रोस्कोप, यहां पर एक टर्म यूज करूंगा, उसके बाद सिंपल माइक्रोस्कोप के ऊपर आऊंगा मैं। और वो टर्म जो मैं यूज कर रहा हूं वो है एंगुलर मैग्निफिकेशन या मैग्नीफाइंग पावर। लिखो आप भी है एंगुलर मैग्निफिकेशन या मैग्नीफाइंग पावर। इसको एंगुलर मैग्निफिकेशन भी कहते हैं, मैग्नीफाइंग पावर भी कहते हैं, एम से डिनोट करते हैं। मैग्नीफाइंग पावर ऑल्सो कॉल्ड एंगुलर मैग्निफिकेशन। एंगुलर मैग्निफिकेशन इसको एम से डिनोट करते हैं। तो क्या होता है एंगुलर मैग्नीफाइंग पावर? मैग्नीफाइंग पावर, ठीक है, ये होता है विजुअल एंगल, विजुअल रेशो है ये, विजुअल एंगल सबटेंडेड। विजुअल एंगल मतलब एंगल सबटेंडेड बाय एन ऑब्जेक्ट, एंगल सबटेंडेड बाय समथिंग एट द आई। तो एंगल सबटेंडेड, जब विजुअल एंगल लिख दिया तो अब मतलब इट इज एंगल सबटेंडेड एट द आई। विजुअल एंगल सबटेंडेड बाय फाइनल इमेज, फाइनल इमेज, ठीक, अपॉन विजुअल एंगल, विजुअल एंगल सबटेंडेड, विजुअल एंगल सबटेंडेड बाय द ऑब्जेक्ट, विजुअल एंगल सबटेंडेड बाय द ऑब्जेक्ट फ्रॉम, कहां रखे, फ्रॉम लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, दैट इज डी। अब विजुअल एंगल जो ऑब्जेक्ट ने सबटेंड किया, फाइनल इमेज ने सबटेंड किया आई पर, और विजुअल एंगल जो ऑब्जेक्ट ने सबटेंड किया आई पर, आई पर ही होता है कहां से, फ्रॉम लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। ऑब्जेक्ट को रखा लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, ठीक, वहां से उसने जो विजुअल एंगल सबटेंड किया, इन दोनों के रेशो को हम कहते हैं मैग्नीफाइंग पावर। तो मैग्नीफाइंग पावर एम, मान लो विजुअल एंगल सबटेंडेड बाय दी फाइनल इमेज इज बीटा और ये अल्फा, तो ये हो गया एम इक्वल टू बीटा अपॉन अल्फा। और ऑफकोर्स हम जानते हैं कि ऑब्जेक्ट क्योंकि माइक्रो साइज का है तो इसने बहुत बड़ा एंगल तो बनाया नहीं होगा। तो ऑब्जेक्ट क्योंकि इसका साइज काफी कम है माइक्रो साइज का, तो जो एंगल सबटेंड किया होगा ऑब्वियसली वो भी काफी छोटा होगा। तो जब स्मॉल एंगल होते हैं तो इसको हम लिख सकते हैं टेन बीटा अपॉन टेन अल्फा। ये सब बातें सबको मालूम है, मुझे लगता नहीं कि इसको स्मॉल एंगल होता है इसको हम टेन बीटा टेन अल्फा से भी डिनोट करने की, इसको दोबारा बार बार एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। आप यहां लिख दो सिंस अल्फा एंड बीटा आर वेरी स्मॉल बिकॉज द ऑब्जेक्ट इज ऑफ माइक्रो साइज, वेरी स्मॉल, ऑब्जेक्ट काफी कम साइज का है। तो बीटा अपॉन अल्फा की जगह एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस भी हम यूज कर सकते हैं, और हम टेन बीटा अपॉन टेन अल्फा भी यूज कर सकते हैं। अब यहां तक आने के बाद अब हम एंटर कर सकते हैं प्रॉपरली, कहां पर, माइक्रोस्कोप। अब हम एंटर कर सकते हैं, अब आपको समझ में आएगा ये, तो ये नोट करिए। अब मैं इसको भी मिटा रहा हूं। तो हमें करना क्या है, हमें ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स की मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला डिराइव करना है, जो कि एग्जाम में आता है। सिंपल माइक्रोस्कोप हो या कंपाउंड माइक्रोस्कोप हो या टेलीस्कोप हो, इनका मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला एग्जाम में ड्राइव करने के लिए आता है, ठीक है। तो हमें तो अपने भाई देखना है हमारा क्या है इसमें, हाँ हमें इसका हमारे एग्जाम में आएगा और क्या है, हमें फिक्र अपने एग्जाम की है। तो हमारे लिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है, वैसे तो जनरल पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट ही होना चाहिए कि हमसे रिलेटेड, हमारी लाइफ से रिलेटेड है ये समथिंग। फिलहाल जहां तक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स की बात करें तो भाई यही तो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स है जो लेंसेज में हम यूज करते हैं। तो हमारे यूज के हैं ना ये, हम अपनी आई में कितने पावर का लेंस यूज करें, तो सब हमारे काम की चीजें ही। फिजिक्स का काम है कि इंसानियत की सेवा, इंसान की लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं उनको दूर किया जाए। बड़ा ही कह सकते हैं कि ये सोशल वर्कर है फिजिक्स। जहाँ देखा इंसान को कोई प्रॉब्लम आई, गर्मी आई, चलो एसी बना लो, सफ़र करने में तकलीफ आ रही है, चलो गाड़ी का इंजन बना दिया, आराम से सफ़र करिए। ज़मीन पे चलने में तकलीफ हो रही है, चलो आसमान में उड़ो, ठीक, बर्नौलीज प्रिंसिपल, एरोप्लेन वगैरह। पानी में मन घूम कर रहा, मन करने का पानी में घूम लो, तैर लो पानी में। तो इंसान ने फिज़िक्स की हेल्प से सबसे तेज़ दौड़ने वाला, चीता से भी दौड़ने वाला, तेज़ दौड़ने वाला बन गया, तेज़ सफ़र करने वाला बन गया।
पानी में भी सफ़र कर सकता है, हवा में भी सफ़र कर सकता है, कोई बीट नहीं कर रहा उसको, ना ज़मीन के ऊपर, ना आसमान के ऊपर, ना समंदर के अंदर। तो ये फिज़िक्स का ही तो कमाल है। अच्छा, अब खाना वाना बनाने में, चूल्हा वूल्हा चलाने में दिक्कत आ रही है, चलो यार गैस स्टोव डेवलप कर दिया। देखने में विजन में प्रॉब्लम आ रही है, चलो स्पेक्स यूज़ कर बना दिया आपके लिए अच्छे अच्छे स्पेक्स। छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स को देखना है, वायरसेस को देखना है, कोरोना वायरस को देखना है, माइक्रोस्कोप बना दिया। कोरोना से उसके कांटे वाटे निकले होते हैं, कोरोना कहलाते हैं। कोरोना आएगा फिर इलेक्ट्रिकल फील्ड में हम लोग डिस्कस करेंगे कोरोना डिस्चार्ज क्या होता है। ठीक है ना। तो ये फिजिक्स का काम ही यही कि अपनी लाइफ को आसान बनाना। चलो सिंपल माइक्रोस्कोप। अब ये सिंपल माइक्रोस्कोप क्या होता है यार? ये अब यहाँ पर लेंसेज के बेसिक मालूम होना चाहिए। कॉन्वेक्स लेंस से हम जानते हैं कि जब किसी कॉन्वेक्स लेंस के सामने कोई ऑब्जेक्ट रखा होता है, उसके फोकस और लेंस के बीच, तो हम जानते हैं उसकी बड़ी एनलार्ज्ड, मैग्नीफाइड, इरेक्ट वर्चुअल इमेज बनती है। उस कंडीशन में हमारा सिंपल जो कॉन्वेक्स लेंस होता है वो मैग्नीफाइंग ग्लास कहलाता है, या उसी को सिंपल माइक्रोस्कोप भी कहते हैं। कोई इसमें नई बात नहीं है, हम सब इससे वाकिफ। तो मैं डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूं सिंपल माइक्रोस्कोप का। डायग्राम बनने का तरीका, मेथड क्या, वो भी देख लो। ये लेंस, कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। ये उसके सामने, ये उसका फोकस बना दिया मैंने। यहां डायग्राम बनाने की भी एक टैक्ट होती है। ये लेंस का ऑप्टिकल सेंटर, लेंस की फोकल लेंथ एफ है। यहां फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में एक ऑब्जेक्ट यहां रख दिया मैंने, ये रख दिया, ये ऑब्जेक्ट। अब देखना जरा ध्यान से, पहली रे ऑफ लाइट आप यहां से पास करा दीजिए, ऑप्टिकल सेंटर से ये पास हो गई अनडिविएटेड। देखो डायग्राम ऐसे बनाने की प्रैक्टिस की जाती है। ए बी मेरा ऑब्जेक्ट है और यहां से एक रे ऑफ लाइट मैंने ऑप्टिकल सेंटर से पास करा दी। अब मुझे मालूम है कि इमेज यहीं बनेगी, ये चाहिए रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, तो ये फोकस से पास होगी। लेकिन यहां फोकस मत बनाना अभी, देखो आप डिसाइड करो आपको इमेज कहां बनानी होती है। तो याद रखो हमें इमेज बनानी होती है कहां पर? एट द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। मतलब हमारा जो इमेज डिस्टेंस होगा वो क्या होगा? लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन के ऊपर होगा, फॉर मैक्सिमम मैग्नीफाइंग पावर। अब जरा क्या करो, आपने डिसाइड कर लिया आपको इमेज कहां बनानी है। जब आपने ये डिसाइड कर लिया कि आपको इमेज यहां बनानी है, तो इसको मिला दो इससे, ये मिला दिया, और ये रे ऑफ लाइट यहां से ले आओ, ये देखो कितना आसानी से डायग्राम बन गया हमारा। ठीक, तो ये रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल यहां से डेविएट होगी, पासिंग थ्रू द फोकस। ये फोकस, ये रे ऑफ लाइट ऐसे दोनों आगे जाके डाइवर्ज हो रही है, दोनों रेज ऑफ लाइट। लेकिन लग कहां से रहा है कि दोनों रेज ऑफ लाइट ऐसा लग रहा है जैसे यहां इस पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट हो रही है। तो यहां पर हम जानते हैं कि इस ऑब्जेक्ट ए बी की इमेज बन जाएगी सी डी, इसकी ऑब्जेक्ट की ये वर्चुअल इमेज बन गई। ये वर्चुअल इमेज को जनरली डॉटेड लाइन से बनाया जाता है, इस बात का ध्यान रखिए। तो हम फाइनल इमेज, अच्छा अब मैं यहां पर आपको एक चीज समझाऊं। देखो ये लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन है। अगर हम इस ऑब्जेक्ट को अदरवाइज यहां रखते, ए बी हमारा ऑब्जेक्ट है, यहां रखते तो इसकी मैक्सिमम विजुअल एंगल मैक्सिमम होता और ये अपने मैक्सिमम साइज में दिखाई देता। और इस ऑब्जेक्ट को नजदीक अगर करते तो उसकी इमेज ब्लर्ड हो जाती। ये ऑब्जर्वर है भाई, ऑब्जर्वर जो हम हैं वो ऑब्जर्वर की आई है, ऑब्जर्वर यहां वेरी क्लोज टू द लेंस, ऑब्जर्वर इज वेरी क्लोज टू द लेंस। तो अगर ऑब्जेक्ट को लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे रखते हैं तो हम उसकी मैक्सिमम उसकी साइज हमें दिखाई देती है, और ऑब्जेक्ट को और आगे सरकाते हैं, बिना लेंस के हम देख रहे हैं, इमेजिन करो, तो ऑब्जेक्ट की जो इमेज होती है ब्लर्ड हो जाती है। तो अब मैग्नीफाइंग पावर और ये सिंपल माइक्रोस्कोप का फंक्शन क्या है? ये अगर ऑब्जेक्ट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पर भी से भी कम डिस्टेंस पर रखा हुआ है तो ये लेंस हमें हेल्प करता है सो दैट वी कैन सी द ऑब्जेक्ट even if the object is placed at a distance less than the least distance of distinct vision। अगर ऑब्जेक्ट एट अ डिस्टेंस लेस देन लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पर भी रखा हुआ है, तो मैं यहां इसको यू से बनाऊं तो देखो ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमारा कैपिटल डी से भी कम हो गया। तो नेकेड आई से तो हम नहीं देख सकते थे इसको, बट द लेंस नाउ enables us to see the object even if the object is lying at a distance less than the least distance of distinct vision। तो अब इसका फायदा क्या हुआ भाई? एक तो ऑब्जेक्ट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन से नजदीक आ गया तो उसका विजुअल एंगल बढ़ गया,
और विजुअल, और हम उसको लेंस की हेल्प से देख भी पा रहे हैं, विजुअल एंगल भी बढ़ गया और लेंस की हेल्प से हम उसको देख भी पा रहे हैं, तो क्या होगा, विजुअल एंगल बढ़ने से उसका साइज बढ़ जाएगा और वो हमें एनलार्ज दिखाई देगा, अपने ओरिजिनल साइज से काफी गुना बड़ा हुआ दिखाई देगा। तो अब मान लिया मैंने कि ये एंगल जो ऑब्जेक्ट ने सबटेंड किया है आई के ऊपर, इस एंगल को मैं मान लेता हूं अल्फा। अब इस ऑब्जेक्ट को उठा के देखना, इस ऑब्जेक्ट को उठा के मैंने यहां रख दिया इस पोजीशन के ऊपर। ऑब्जेक्ट इज नाउ प्लेस्ड हियर एट सी डी डैश। अब ऑब्जेक्ट को जब लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पर रखा तो लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन से ऑब्जेक्ट ने आई पर कितना एंगल बनाया, ये बना के दिखा रहा हूं आपको। ये ऑब्जेक्ट ने आई के ऊपर अब एंगल जो बनाया विजुअल एंगल, ये एंगल हमने मान लिया बीटा। और मैग्नीफाइंग पावर की डेफिनेशन क्या है, इट इज द रेशियो ऑफ visual angle subtended by the final image upon visual angle subtended by the object from least distance of distinct vision। तो इस ऑब्जेक्ट की, अच्छा अब ये इमेजिन करो कि अगर ये इमेज इसकी थोड़ी लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन से और नजदीक होती तो हमें ये इमेज भी ब्लर्ड दिखाई देती। तो हम इस ऑब्जेक्ट को इतना ऐसी पोजीशन पे रखते हैं कि फाइनल इमेज कहाँ बने, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पर बने, उससे कम बनेगी तो ऑब्जेक्ट की इमेज ब्लर्ड हो जाएगी। तो इससे ज्यादा हम ऑब्जेक्ट की इमेज को और अंदर नहीं बना सकते। तो अब हमारी फाइनल इमेज बनेगी एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। और डेफिनेशन मैग्नीफाइंग पावर की ये कहती है कि जब ऑब्जेक्ट फाइनल इमेज ने विजुअल एंगल बनाया अपॉन विजुअल एंगल सबटेंडेड बाय द ऑब्जेक्ट, जब ऑब्जेक्ट को भी आपने इस पोजीशन से हटा के कहाँ रख दिया, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे रख दिया। अब उस ऑब्जेक्ट ने जो एंगल बीटा बनाया तो इस एंगल बीटा और इस फाइनल इमेज अल्फा का जो रेशो होगा वही कहलाता है मैग्नीफाइंग पावर। ये आप बना लीजिए। मैं एक काम ये करता हूँ कि फाइनल इमेज जो बनी है उसको मैं अल्फा की जगह बीटा से शो कर रहा हूँ, आगे भी हम यही करेंगे, थोड़ा सा चेंज कर लो और इसको मैंने अल्फा मान लिया। अब डायग्राम आप लोग ड्रॉ करिए, ड्रॉ द डायग्राम। तो होपफुली सबने डायग्राम ड्रॉ कर लिया होगा। डायग्राम किस तरह बनाया जाए, डायग्राम बनाने की भी आपने प्रैक्टिस कर ली होगी। बहुत आसान है डायग्राम बनाना, डायग्राम बनाना बहुत आसान, प्रैक्टिस कर, सब पूरा खेल प्रैक्टिस का ही है, चाहे न्यूमेरिकल्स हो या डायग्राम्स हो, सारा खेल प्रैक्टिस का ही। अभी प्रैक्टिस कर लोगे तो एग्जाम में टाइम सेव करोगे, कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। चलो इसको फॉर्मूला ड्राइव करें। तो मैग्नीफाइंग पावर का फॉर की ये सब डायग्राम, यार थोड़ा जगह चाहिए मुझे तो ये मिटा रहा हूं, आपने डायग्राम ड्रॉ कर लिया होगा, ठीक है। मैग्नीफाइंग पावर m इज इक्वल टू होता है tan बीटा अपॉन tan अल्फा। ये इक्वेशन नंबर 1। मैग्नीफाइंग पावर इक्वल टू रेशियो ऑफ विजुअल एंगल। अच्छा एक स्टेप बढ़ा दूं, यहां से एक स्टेप ले लो। सिंस वी नो दैट मैग्नीफाइंग पावर इज इक्वल टू बीटा अपॉन अल्फा होता है, विजुअल एंगल सबटेंडेड बाय द फाइनल इमेज एट द आई दैट इज बीटा upon visual angle subtended by the object from least distance of distinct vision that is alpha, beta upon alpha। तो m से इसको शो करते हैं और क्योंकि स्मॉल है ये तो इसको हम m को हम tan बीटा अपॉन tan अल्फा भी लिख सकते हैं। अब मुझे tan बीटा और tan अल्फा की वैल्यू यहां सब्सटीट्यूट करनी है, तो मैं ऐसे साइड यूज करूंगा जो एलिमिनेट हो जाए। देखो AB जो है, यहां से आप देखिए AB किसके बराबर दिखाई दे रहा है हमें AB की ही नई पोजीशन सी डी डैश, तो ए बी इज इक्वल टू सी डी डैश, ये रख दिया हमने, ठीक है। चलो यहां फॉर्मूला के ऊपर आ जाते। तो m इज इक्वल टू tan बीटा। अब ये tan बीटा तो मैं ये यूज करूंगा साइड ए बी, tan बीटा में tan बीटा एंगल इसमें भी आ रहा है और इसमें भी आ रहा है, ट्राइंगल ए बी ओ में भी आ रहा है, ट्राइंगल सी डी ओ में भी आ रहा है। तो मैं ए बी ओ यूज करूंगा tan बीटा के लिए, क्योंकि साइड ए बी साइड सी डी डैश से एलिमिनेट होने के चांसेस, इसलिए ये वाली साइड, ये ध्यान से सुनो, ये बच्चे यहीं आके कंफ्यूजन हो जाता है कि यार ये ट्राइंगल सी डी ओ लूं के ए बी ओ लूं, तो आपको वो लेना है जहां पर एक साइड आप एलिमिनेट कर सकें। तो मैं इसको लिख रहा हूं ए बी, देखना स्टेप्स आपको आगे क्लियर होंगे, अपॉन ओ ए बी अपॉन ओ ए होल अपॉन ये विजुअल एंगल tan अल्फा की वैल्यू सी डी डैश अपॉन इसका डिस्टेंस ओ सी। तो अब एक स्टेप आगे बढ़ा दो,
m इज इक्वल टू ए बी अपॉन ओ ए इंटू ओ सी, और सी डी की जगह मैंने लिख दिया ए बी, सिंस ए बी इज इक्वल टू सी डी डैश। ए बी से ए बी कैंसिल कर दिया, तो m इज इक्वल टू आ गया ओ सी अपॉन ओ ए। इक्वेशन नंबर और आगे बढ़ाओ इसको, m इज इक्वल टू, अब ये ओ सी क्या है? ओ सी है लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन विथ नेगेटिव साइन अपॉन डी, ठीक है। और ओ ए क्या है? ओ ए है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u। तो देखो ओ सी इज इक्वल टू वी, ओ सी इज इक्वल टू डी विथ नेगेटिव साइन, यहां एक्स्ट्रा लिख दिया मैंने माइनस वी और ये माइनस डी, एंड ओ ए इज इक्वल टू माइनस यू, वो हमने यहां यूज कर लिया। तो अब मेरे पास मैग्नीफाइंग पावर का एक फॉर्मूला आ गया, फर्स्ट फॉर्मूला ऑफ मैग्नीफाइंग पावर, ये है m इज इक्वल टू डी अपॉन यू, ये इक्वेशन नंबर 2 आ गया आपका। ये फॉर्मूला यूज होता है, मैग्नीफाइंग पावर इक्वल टू डी अपॉन यू, ये फॉर्मूला यूज होता है। चलो इसको और आगे बढ़ाएं और आगे ले जाते हैं, इसको अगले स्टेप्स के ऊपर आते हैं, ठीक है। तो अब इसका काम मेरा हो गया। तो यार ये मिटाना पहले चाहूंगा, इसको थोड़ा रहने दो, अभी ये मिटाना चाहूंगा मैं। एक बार दोबारा समझा दूं, दोबारा देख लो एक बार, मुझे लग रहा है कि शायद। तो मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला क्या होता है? रेशो है ये किसका? विजुअल एंगल का। विजुअल एंगल सबटेंडेड बाय द फाइनल इमेज टू द विजुअल एंगल सबटेंडेड by the object when both are at the least distance of distinct vision। तो दोनों क्या least distance of distinct vision? इमेज का तो मुझे समझ में आ रहा है कि इमेज मेरी कहाँ होना चाहिए, इमेज मेरी least distance of distinct vision के ऊपर बनना चाहिए, उससे पीछे बन सकती है, उससे आगे नहीं बनना चाहिए। अगर आगे बनी, d से कम डिस्टेंस के ऊपर कुछ भी रखा होगा तो वो ब्लर्ड हो जाएगा। तो मैक्सिमम मैग्नीफाइंग पावर के लिए मुझे इस फाइनल इमेज को बनाना पड़ेगा एट द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। ये वाली बात क्लियर हो गई, ठीक। अब मैं ऑब्जेक्ट को सरका के वहां क्यों रख दूं? तो यहां देखो ऑब्जेक्ट यहां रखा हुआ है, तो इस ऑब्जेक्ट ने और इस फाइनल इमेज ने यहां तो एंगल सेम बनाया है, बीटा विजुअल एंगल सेम है दोनों का। तो फिर साइज कैसे डिसाइड होगा कि ऑब्जेक्ट की इमेज कितने बड़ी बनी कंपेयर्ड टू ऑब्जेक्ट इमेज कितनी बड़ी बनी? तो उसके लिए इस साइड ऑब्जेक्ट ए बी को भी यहां रख दो एट द लीस्ट डिस्टेंस। ये तो हमें मालूम है, इसको तो हमें लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे बनाना ही है। आप ऑब्जेक्ट को भी रख दीजिए एट द सेम डिस्टेंस, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। तो ऑब्जेक्ट को सरकाओगे तो विजुअल एंगल कम होना शुरू हो जाएगा। तो अब बीटा अपॉन अल्फा, या अब बीटा अपॉन अल्फा से बीटा की वैल्यू बढ़ी हुई है, अल्फा की वैल्यू कम होगी। अब डिसाइड यहीं से डिसाइड होगा कि हमारी इमेज कितनी बड़ी बन रही है। अगर मैग्नीफाइंग पावर की वैल्यू आती है 2 तो इमेज का साइज डबल। अगर मैग्नीफाइंग पावर की वैल्यू आती है 5 तो इमेज ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में 5 टाइम्स। अगर मैग्नीफाइंग पावर की वैल्यू आती है 10 तो ऑब्जेक्ट हमारा ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में इमेज का साइज 10 टाइम्स। ये इसका मतलब हुआ, बिल्कुल क्लियर हो गया होगा आपको, ये पूरी बात समझ में आ गई होगी। तो इसीलिए ऑब्जेक्ट को हम यहां रखते हैं एट द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, और वहां से दोनों ने कितना कितना विजुअल एंगल बनाया। फाइनल इमेज ने बनाया बीटा, ऑब्जेक्ट ने बनाया अल्फा, दोनों ने लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन से बनाया, और ये आ गया दोनों का रेशो मैग्नीफाइंग पावर के फॉर्म में। यही होता है मैग्नीफाइंग पावर। ये मैग्नीफाइंग पावर डिसाइड करती है इमेज का साइज कितना बढ़ रहा है। ओके, और ये सिंपल माइक्रोस्कोप का कैसे है, और ऑब्जेक्ट रखा बिटवीन फोकस एंड द लेंस, उसकी रे ऑफ लाइट फोकस से पास हुई ऑप्टिकल सेंटर से, पीछे इसकी मैग्नीफाइड इरेक्ट वर्चुअल इमेज बन जाती है। और इसी कंडीशन में कॉन्वेक्स लेंस को हम कहते हैं मैग्नीफाइंग लेंस या सिंपल माइक्रोस्कोप। खत्म बात हुई। अभी किसी लेंस अकेला यूज करते हैं तो क्या होता है, उसमें से कुछ प्रिज्म की तरह रे ऑफ लाइट का डिस्पर्शन हो जाता है। तो एक्चुअली ये कॉन्वेक्स लेंस जो है ये 2 डिफरेंट लेंसेज का कॉम्बिनेशन भी होता है क्रोमेटिक एबरेशन को रिड्यूस करने के लिए। यानी कभी हम रे ऑफ लाइट आती है, आपने प्रिज्म वगैरह से आप देखें तो कलर्ड पैटर्न हमें कुछ कुछ दिखाई देने लगते हैं, तो उसको हम स्फेरिकल एबरेशन कहते हैं। उस ज़्यादा मैं डिटेल में नहीं जा रहा हूँ क्योंकि हमारा टाइम वेस्ट होगा उसमें। कभी जो वाइट रे ऑफ लाइट 7 कलर में डिस्पर्स हो जाती है जैसे प्रिज्म में होता है, तो लेंस में भी यही होता है। तो उसको मिनिमाइज करने के लिए कभी कॉन्केव यूज करते हैं इसके साथ सूटेबल फोकल लेंथ का, या कभी कॉन्वेक्स भी यूज करते हैं। एनीवे, तो ये सिंपल फॉर्मूला 10 बीटा अपॉन 10 अल्फा, ए बी यूज किया मैंने, ए बी
और सी डी यूज नहीं किया क्योंकि ए बी की नई पोजीशन सी डी डैश दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो ए बी अपॉन ओ ए और ये सी डी डैश अपॉन ओ सी कैंसिल किया, सिंपल कैलकुलेशन, एम इक्वल टू डी अपॉन यू, ये मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला नंबर 1 आ गया। अब ये ऊपर का पोर्शन में रेडी करूं जब तक आपने नोट कर लिया होगा ये। चलो और आगे आ जाओ और आगे इसको बढ़ाएं। देखो ये अब m को मैं लिख रहा हूं यहां m इज इक्वल टू, अच्छा एक सेकेंड, अगर मैं यहां पर लेंस की फोकल लेंथ अगर इन्वॉल्व हो जाए तो यार और मजा आ जाएगा, क्योंकि लेंथ की फोकल लेंथ फिक्स होती है, यू की वैल्यू तो फिक्स नहीं होती, d फिक्स है लेकिन यू की वैल्यू फिक्स नहीं होती, तो क्या मैग्नीफाइंग पावर फिक्स नहीं होती। देखो हम यहां लेंस फॉर्मूला लगाते हैं, अकॉर्डिंग टू लेंस फॉर्मूला, अकॉर्डिंग टू लेंस फॉर्मूला, क्या है लेंस फॉर्मूला, 1 अपॉन एफ इज इक्वल टू 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू। नाउ हियर v इज इक्वल टू माइनस डी एंड u इज इक्वल टू माइनस यू। फाइनल इमेज भी बन रही है लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन के ऊपर, वो भी लेंस के लेफ्ट साइड नेगेटिव और ऑब्जेक्ट भी हमारा लेंस के लेफ्ट साइड है, इसलिए वो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी नेगेटिव आ गया। तो इस फॉर्मूला में हम लेंस फॉर्मूला में ये वैल्यूज पुट करते हैं विथ नेगेटिव साइन, कर दो विथ नेगेटिव साइन। तो ये आपने यूज किया 1 अपॉन दिस इंप्लाइज दैट 1 अपॉन एफ इज इक्वल टू 1 अपॉन माइनस डी माइनस ऑफ माइनस प्लस प्लस 1 अपॉन यू। इस 1 अपॉन यू की वैल्यू यहां से निकाल के हम यहां डालने वाले हैं इक्वेशन नंबर 2 में। तो दिस इंप्लाइज दैट 1 अपॉन यू इज इक्वल टू 1 अपॉन डी, डी का साइड आपने चेंज किया तो ये पॉजिटिव हो गया नेगेटिव से, और ये ऑलरेडी पॉजिटिव है 1 अपॉन एफ। ये इक्वेशन नंबर कौन सा हो गया, 3 हो गया। 1 अपॉन यू की वैल्यू हम यहां सब्स्टिट्यूट करने वाले, नोट कर लो इतना। ओके आज इसके बाद कुछ प्रॉब्लम्स भी हमें करना है, तो जरा जल्दी जल्दी करें, ठीक है। तो अब देखिए ये 1 अपॉन यू की वैल्यू इक्वेशन 2 से सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं इक्वेशन 3 से इक्वेशन 2 में, सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ यू फ्रॉम इक्वेशन 1 अपॉन यू की वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 2। तो m इज इक्वल टू d, ये वाला d क्या बचा, 1 अपॉन यू बचा, 1 अपॉन यू की वैल्यू क्या है, ये है, तो ये आ गया 1 अपॉन d प्लस 1 अपॉन f। तो m इज इक्वल टू ये हो गया d अपॉन d प्लस d अपॉन f, ये कैंसल, तो m इज इक्वल टू 1 प्लस d अपॉन f, 1 प्लस d अपॉन f। ये मैग्नीफाइंग पावर ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप का फॉर्मूला है, f उसकी फोकल लेंथ, d लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। बड़ा सिंपल फॉर्मूला है, एक बार में आप प्रैक्टिस करोगे एक बार में क्लियर हो जाएगा सब, नोट कर लो ये। अब कुछ प्रॉब्लम्स करते हैं, आज 3-4 प्रॉब्लम्स फटाफट कर लें तो बस आज का आपका पार्ट कवर हो जाएगा ये। चलो कुछ प्रॉब्लम वैसे ही कराता हूं। मान लिया हमने एक लेंस है, एग्जांपल नंबर 1, एक कॉन्वेक्स लेंस है, ये कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ है कितनी, 5 सेंटीमीटर। कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ कितनी, 5 सेंटीमीटर। तो मुझे क्या कैलकुलेट करना है, कॉन्वेक्स सही है, फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर, कॉन्वेक्स, ये लिख दिया कॉन्वेक्स। तो मुझे कैलकुलेट करना उसकी पावर कितनी, फर्स्ट, और मुझे कैलकुलेट करना है सेकंड उसकी मैग्नीफाइंग पावर कितनी, पावर एंड मैग्नीफाइंग पावर मुझे कैलकुलेट करनी है। तो फर्स्ट अब आप लोग करना शुरू करिए, सामने यार बच्चों इन्वॉल्व हो जाओ, आप खुद करिए ना। देखो पावर सब जानते हैं क्या होता है, आप खुद करिए, P इक्वल टू सो एंड सो लिखना, और मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला ये आप लोग खुद करिए। मैं चाहूंगा कि आप खुद ही ट्राई करो इसको, सबसे पहले तो खुद ट्राई कर लो। तो मैं चैट बॉक्स में सबके आंसर्स चेक करूंगा, शाबाशी भी दूंगा, ऐसी बात नहीं है, शाबाशी देने में मैं कंजूस बिल्कुल नहीं, वैसे भी मैं कंजूस नहीं हूँ यार, शाबाशी तो छोड़ो, शाबाशी तो मैं खूब देता हूँ, डांटने में भी कंजूसी नहीं करता ज़रा लिखो, बातों में भी कंजूसी नहीं करता, लेकिन मजबूरी हो जाती यार, बहुत कम टाइम बचा, मुझे बातें करना बड़ा अच्छा लगता, तुम लोग से ज़्यादा बातों नहीं हो, ऐसी बात नहीं। तो अब चलो पावर क्या होता है, फर्स्ट पार्ट के ऊपर आए। अब जिन बच्चों का आंसर मेरे से टैली हो जाए, अपने आप को शाबाशी, मेरी तरफ से आपके लिए एडवांस में शाबाशी, चैट बॉक्स में तो शाबाशी दूंगा ही दूंगा। जिन बच्चों का आंसर टैली होता जा रहा है, जिन्होंने अटेम्प्ट किया, बहुत अच्छा किया। देखो अब आप सोचो यार, काश हम अटेम्प्ट कर लेते, जिन्होंने अटेम्प्ट नहीं किया वो सोचेंगे काश यार इतना सिंपल था, हम अटेम्प्ट कर ही लेते।
तो अभी भी बोल रहा हूँ, देखो अटेम्प्ट करना शुरू कर दो पढ़ाई के लिए, अभी फायदे में ही रहोगे। फर्स्ट पार्ट, P इज इक्वल टू क्या होता है 100/f। ये मत पूछना कहाँ से आ गया 100/f, ये फार्मूला पावर का समझा चुका हूँ। तो इज इक्वल टू 100/f की वैल्यू कितनी है 5, तो ये कितना हो गया पावर इक्वल टू 20 डायोप्टर, ये आ गई पावर 20 डायोप्टर। अब मैग्नीफाइंग पावर कितनी, चलो मैग्नीफाइंग पावर भी कैलकुलेट करें। सेकंड, मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला क्या होता है 1 + d/f, ये आ गया 1। डी की वैल्यू हम जानते हैं, क्या बताने की जरूरत नहीं, 25 सेंटीमीटर। उसकी फोकल लेंथ हमें कितनी दी हुई है, फोकल लेंथ इसकी हमें दी हुई है 5 सेंटीमीटर। तो 5 × 5 = 25, 5 + 1 कितना हो गया 6, ये इसका सेकंड पार्ट का आंसर आ गया। तो ये ऑब्जेक्ट की इमेज को 6 गुना बढ़ा के बना रहा है, और ये इसकी पावर आ गई डायोप्टर में, जो हम लेंसेज में यूज करते हैं, और ये मैग्नीफाइंग पावर आ गई जो माइक्रोस्कोप वगैरह में यूज होता है। ये क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं। इतने सिंपल से अगर आप सोचो, इतने सिंपल क्वेश्चन छोड़ के आओगे तो कितना नुकसान करोगे। मैं आपको एक बात यहाँ बताऊँ बेटा, पूरी फिजिक्स ही ऐसी है, अगर ध्यान लगा के पढ़ो ना, सब आसानी से, बड़ा आसानी से समझ में आता है और मज़ा आने लगता है पढ़ने में, एंजॉय करने लगते हो। यार एंजॉय करो ना फिजिक्स को, सबसे बोल रहा हूँ, साथ साथ इन्वॉल्व हो जाओ, बहुत आसान बना देंगे, बिल्कुल डिफ़िकल्टी नहीं आएगी। हाँ, पिछला रिकॉर्ड, पिछला ट्रैक रिकॉर्ड प्रॉपर होना चाहिए, पिछला जो भी पढ़ा दिया गया वो नॉलेज अपडेटेड होना चाहिए, आगे आपको मज़ा आता जाएगा। चलते चलते अभी यहाँ पर अभी कुछ प्रॉब्लम्स करवाऊंगा, अभी रुक जाना, अभी चलते चलते का मतलब ही नहीं उठ के क्लास इज ओवर। देखो वेव ऑप्टिक्स, वेव मोशन, सिंपल हार्मोनिक मोशन, वेव मोशन पढ़ना शुरू कर दो। हम अब बहुत जल्दी, इसमें आपको पिछले टर्न में भी बता चुका हूँ, हमें वेव ऑप्टिक्स स्टार्ट करनी है। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, इसलिए बोल रहा हूँ, मुझे आसान बनाना है। तो आसान कितना ही आपके ऊपर डिपेंड करता है, मैं तो अपनी तरफ से कोशिश करूँगा। तो आपको बता रहा हूँ कैसे आसान होगा, उसको शुरू कर दो अभी। किसकी रिवीजन, सिंपल हार्मोनिक मोशन का और वेव ऑप्टिक्स का। सेकंड प्रॉब्लम की तरफ लेके आ रहा हूँ। कमिंग टू प्रॉब्लम नंबर 2। देखो अब मैं बना लेता हूँ प्रॉब्लम, खड़े खड़े प्रॉब्लम यहाँ बन जाती है। प्रॉब्लम एग्जाम्पल नंबर 2, देखो मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला ये भी होता है d/u। तो अब इसके ऊपर बेस मैंने एक प्रॉब्लम बना ली। इफ u इज इक्वल टू, अगर कोई ऑब्जेक्ट है, कहाँ रखा हुआ है कोई ऑब्जेक्ट, सपोज कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है 5 सेंटीमीटर मार्क पर। इफ एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर, ठीक है, फ्रॉम अ कॉन्वेक्स लेंस, तो इसकी मैग्नीफाइंग पावर कितनी होगी। तो देखो m इज इक्वल टू डी की वैल्यू कितनी आती है -25 आती है, और u की वैल्यू कितनी आती है -5 आती है। तो अब इसकी मैग्नीफाइंग पावर कितनी होगी 5 होगी। अगर किसी कॉन्वेक्स लेंस के सामने कोई फोकल लेंथ की जरूरत नहीं, किसी फोकल लेंथ की जरूरत नहीं है, अगर कोई ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर के डिस्टेंस के ऊपर रखा हुआ है, तो उसकी मैग्नीफाइंग पावर कितनी 25/5 यहां से आ जाएगा। बस शर्त यह है कि यहां पर हमारा जो फोकस है, फोकल लेंथ, वो d से कम होना चाहिए, ये कंडीशन है। f शुड बी लेस देन d, ये कंडीशन फुलफिल होना चाहिए उसके लिए। समझ गए होगे आप, जिसने पढ़ लिया होगा उसके बाद समझ में आ गई होगी। एग्जाम्पल नंबर 3 के ऊपर आते हैं। एग्जाम्पल 3 लिखो, ये व्हाट मस्ट बी द फोकल लेंथ ऑफ अ लेंस। एग्जाम्पल 3, फोकल लेंथ की वैल्यू मुझे कैलकुलेट करनी है। व्हाट मस्ट बी द फोकल लेंथ ऑफ अ लेंस यूज्ड एज अ सिंपल माइक्रोस्कोप ऑफ मैग्नीफाइंग पावर। मैग्नीफाइंग पावर उसकी मुझे दी हुई है 26, एंड द फाइनल इमेज इज v, फाइनल इमेज इज एट, फाइनल इमेज इज एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। मैग्नीफाइंग पावर मुझे दी हुई है इतनी, और इमेज, फाइनल इमेज लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन के ऊपर बन रही है। ऑप्शन है, ऑप्शन ए 4 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी 3 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी 2 सेंटीमीटर, ऑप्शन डी ये 1 सेंटीमीटर। ये मेरे ऑप्शन है। एक कॉन्वेक्स लेंस है, उसकी फोकल लेंथ मुझे फाइंड आउट करनी है। ये ऑप्शन है 4, 3, 2, 1 सेंटीमीटर। उस कॉन्वेक्स लेंस यानी सिंपल माइक्रोस्कोप की मैग्नीफाइंग पावर दी हुई है 26। अटेम्प्ट करिए, अटेम्प्ट करिए। मैं चाहता हूं कि आपसे, मेरा आंसर आपसे आपके बाद आना चाहिए, आपका आंसर मेरे से पहले आ जाना चाहिए। अटेम्प्ट करो यार, मजा आएगा। बहुत मजेदार प्रॉब्लम है, बड़ी सिंपल प्रॉब्लम है। सिंपल इसलिए कि आप कॉन्सेप्ट समझ चुके हैं। कोई भी कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए तो प्रॉब्लम सिंपल हो जाती है। डरते हो ना तुम लोग न्यूमेरिकल से,
तुम लोग के न्यूमेरिकल्स का डर ही तो निकालना है मुझे। चलो हमारा मैग्नीफाइंग पावर, सबसे पहले डेटा लिख लिया हमने, ये न्यूमेरिकल बोलने की जरूरत नहीं है। कॉन्वेक्स लेंस ऑफ की फोकल लेंथ फाइंड आउट करिए। फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ ए कॉन्वेक्स लेंस यूज्ड एज अ सिंपल माइक्रोस्कोप। फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस यूज्ड एज अ सिंपल माइक्रोस्कोप इफ its magnifying power is 26 and the final image is formed at the least distance of distinct vision। ये क्वेश्चन हो गया। तो अब इसके ऑप्शंस ये हैं, चलो डेटा लिख लिया मैंने, ये हो गया m और ये फॉर्मूला m इज इक्वल टू 1 प्लस डी अपॉन एफ। आ गया होगा मेरे से पहले सबका आंसर, अभी तक सबने आंसर कैलकुलेट भी करके चैट बॉक्स में लिख भी दिया होगा, बहुत अच्छी बात। 1 प्लस डी की वैल्यू 26, फोकल लेंथ कितनी दी हुई है इसकी, फोकल लेंथ तो मुझे भाई फाइंड आउट करना है। अरे यार ये m 26 दिया है, सॉरी ये अपना 25 होता है, ये 26 दिया हुआ, ये d की वैल्यू 25 है, f मुझे फाइंड आउट करना है, f इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, तो ये 26 माइनस 1 यहां आ गया इज इक्वल टू 25 अपॉन f, तो 25 इज इक्वल टू 25 अपॉन f, तो f की वैल्यू कितनी 25 अपॉन 25 दैट इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। तो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर डी, नोट करो। नेक्स्ट प्रॉब्लम, एग्जाम्पल नंबर 4, ये एग्जाम्पल नंबर 3 था और ये डिक्टेट कराऊंगा यार। एग्जाम्पल नंबर 4, एग्जाम्पल 4 डिक्टेशन चाहिए यहां, लिखो, डिक्टेट कर रहा हूं, लिखिए। अ सिंपल माइक्रोस्कोप, लिख लो बेटा प्रॉब्लम। अ सिंपल माइक्रोस्कोप इज अ कॉम्बिनेशन, अ सिंपल माइक्रोस्कोप इज अ कॉम्बिनेशन of two lenses। A simple microscope is a combination of two lenses in contact of powers plus 15d and minus 5d, of powers plus 15d and minus 5d। What is the magnifying power of the final image? Magnifying power कितनी है? What is the magnifying power of the microscope? Magnifying power equal to question mark. Final image is formed. Final image is formed at the least distance of distinct vision. Final image least distance of distinct vision के ऊपर बनती है। तो हमें दो पावर दी हुई है, P1 इतना, P2 इतना, और मैग्नीफाइंग पावर के लिए फोकल लेंथ चाहिए, तो पहले फोकल लेंथ कैलकुलेट करना पड़ेगी। फोकल लेंथ कैलकुलेट करने के लिए, कंबाइंड फोकल लेंथ कैलकुलेट करने के लिए कंबाइंड पावर कैलकुलेट करना पड़ेगी, तो वहां से कंबाइंड फोकल लेंथ आएगी, दोनों लेंसेज की एक दूसरे के कांटेक्ट में, बताया था आपको भी, क्रोमेटिक एबरेशन के लिए कभी कभी दो लेंसेज का कॉम्बिनेशन भी यूज करते हैं, ऐसा होता ही है। ये कॉन्वेक्स लेंस हो गया और उसके कॉम्बिनेशन में क्रोमेटिक एबरेशन को दूर करने के लिए कॉन्वेक्स लेंस भी कभी कभी लगा दिया जाता है ना। ये तो ये एक हो गया, इसकी पावर कितनी 15, इसकी कॉनकेव की नेगेटिव ही होती है। तो अब हम जानते हैं P इज इक्वल टू होता है P1 प्लस P2, टू लेंसेज इन कॉन्टेक्ट, कंबाइंड पावर का फॉर्मूला कितना होगा, P इज इक्वल टू 15 माइनस 5, तो कंबाइंड पावर कितनी आ गई 10 डायोप्टर। तो अब यहां से कैलकुलेट करेंगे फोकल लेंथ, फोकल लेंथ इक्वल टू होता है 100 अपॉन एफ। अगर आप चाहें तो फोकल लेंथ मीटर में कैलकुलेट करें तो 1 अपॉन एफ लिखेंगे, सेंटीमीटर में कैलकुलेट करें तो 100 अपॉन एफ लिखना होता है, क्योंकि मेरा डी यहां पर मैं यूज करूंगा 25 सेंटीमीटर, इसलिए और कोई रीजन नहीं। तो एफ की वैल्यू, सॉरी पी, एफ की वैल्यू कितनी आएगी यहां से 100 अपॉन पावर कितनी है इसकी 10, तो फोकल लेंथ कितनी आ गई 10 सेंटीमीटर। यूज कर लो यार, तो अब कितना हो गया मैग्नीफाइंग पावर 1 प्लस 25 अपॉन कितना 10, तो ये हो गया 1 प्लस 2.5, तो m की वैल्यू कितनी आ गई 3.5, आपका आंसर आ गया। एक लास्ट प्रॉब्लम और आज की,
बस जल्दी फटाफट कर ले, लास्ट प्रॉब्लम आज की 5 मिनट में करनी है। अ सिंपल माइक्रोस्कोप, अ सिंपल माइक्रोस्कोप, एग्जाम्पल नंबर 5। सिंपल माइक्रोस्कोप has a magnifying power m is equal to 5, has a magnifying power of 5 for normal relaxed eye, for relaxed eye, relaxed eye के लिए इसकी magnifying power है 5। what will be the magnifying power m dash equal to question mark for a relaxed, for a relaxed, what will be its magnifying power for a relaxed far sighted eye। फार साइटेडनेस क्या होती है? जिनको नज़दीक की चीज़ें ठीक से दिखाई नहीं देती। नॉर्मल ह्यूमन बीइंग हेल्दी आई को 25 सेंटीमीटर तक सब क्लियर दिखाई देता है, लेकिन फार साइटेड पर्सन को नियर पॉइंट दूर शिफ्ट हो जाता है, उनको हो सकता है कि 50 सेंटीमीटर तक भी ठीक से दिखाई ना देता हो, तो उनका नियर पॉइंट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन 50 सेंटीमीटर तक शिफ्ट हो जाती है। तो व्हाट विल बी द मैग्नीफाइंग पावर फॉर अ रिलैक्स्ड फार साइटेड आई whose least distance of distinct vision is 40 सेंटीमीटर। तो जिसका लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन कितना है? जिसका लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन हो गया 40 सेंटीमीटर। तो रिलैक्स्ड आई का, नॉर्मल आई का डी हमें मालूम है 25 सेंटीमीटर होता है। तो अब इसके लिए मैग्नीफाइंग पावर कितनी हो जाएगी ये हमें फाइंड आउट करना है। यानी एक पर्सन जो नॉर्मल आई नहीं रखता उसके लिए सेम लेंस की मैग्नीफाइंग पावर, एक तो पर्सन हेल्दी आई वाला है, उसके लिए मैग्नीफाइंग पावर कितनी होगी? इमेज बन रही है, फाइनल इमेज बन रही है लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन के ऊपर, उसकी मैग्नीफाइंग पावर है 5। तो अगर यही माइक्रोस्कोप ऐसा पर्सन यूज करे जिसका आई में डिफेक्ट है, तो वही मैग्नीफाइंग पावर उसके लिए कितनी हो जाएगी? जिसका लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन 40 सेंटीमीटर मार्क पर आ गया। टिपिकल सा क्वेश्चन है ये। देखो फॉर्मूला है, सॉल्यूशन पे आ गए इसके। हम जानते हैं m इज इक्वल टू 1 प्लस डी अपॉन एफ, m इज इक्वल टू 1 प्लस डी अपॉन एफ। ठीक है, तो अब मैं क्या लिखूंगा इसको, देखो जरा, d अपॉन एफ, या इसको यहां ऐसा लिख दूं m माइनस 1, ये 1 यहां ले गए आप, d अपॉन एफ। तो f की वैल्यू क्या आ गई? d अपॉन m माइनस 1, ये इक्वेशन नंबर 1। f फिक्स है, f उसकी चेंज नहीं हुई, इसका मतलब d अपॉन m माइनस 1 इज इक्वल टू d डैश अपॉन m डैश माइनस 1। d की वैल्यू 25, m की वैल्यू 5 माइनस 1, ये 40 हो गया। अब नई मैग्नीफाइंग पावर मुझे कैलकुलेट करनी है, m डैश माइनस 1, तो m डैश माइनस 1 ये यहां आ गया, इस 5 माइनस 1 इक्वल टू 4, तो ये 4 इंटू 40 आ गया, 25 नीचे आ गया, तो m डैश की वैल्यू हो जाएगी 40। अब इसको सॉल्व कर लो, 5 5 से 25, 5 8 जा 40, तो अब ये कितना हो जाएगा? 4 इंटू 80 अपॉन 5, 1 उधर गया, प्लस 1, कैलकुलेट करो, ये आपका आंसर आएगा 7.4। बस ये इसका सॉल्यूशन है। तो होपफुली कि थोड़ा सा टिपिकल था ये, लेकिन आसानी से आपने समझ लिया होगा, आई एम क्वाइट श्योर। अगले टर्न में हम स्टार्ट करने वाले हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप, तो थोड़ा रीडिंग लगा लोगे तो आपके लिए थोड़ा अच्छा होगा। अगले टर्न में मुलाकात होगी। टिल देन गुड बाय।